जीएस फोर्थ पेपर 2016 का प्रश्न संख्या लेते हैं 4 का बी। बड़ा बढ़िया सवाल है। इसमें कह रहा है कि सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार योगदान कर सकते हैं। हाउ कुड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। बहुत सही बात है। सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना, ये देखिए दो शब्द है इसमें, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब ये होता है कि समाज में जो दो चार लोग कर रहे हैं उसको देख करके दूसरे लोग भी करने लगते हैं, डरने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार ये जो कर रहा है सही है, चाहे वो मिथ हो चाहे यथार्थ हो। तो सामाजिक प्रभाव का मतलब आप समझ गए कि क्या होता है। शब्दों का मीनिंग ठीक से जानना पहचानना जरूरी है। सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस, और दूसरा शब्द है परसुएशन इंग्लिश में, जिसको कहते हैं समझाना बुझाना, परसुएट करना। तो देखिए ये कैसे कैसे फर्क पड़ता है, मैं बता रहा हूँ आपको कि सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है कि सामाजिक प्रभाव में इस प्रकार से, क्योंकि आंदोलन का एक रूप ले लेता है स्वच्छ भारत अभियान। आंदोलन के रूप में एक को नहीं, जो जो देखते हैं उनको अपने प्रभाव में ले आने का प्रयास करता है कि भाई ये एक टुकड़ी जो है आंदोलन कर रही है कि भाई साफ सुथरा रखो, ये करो। तो सामाजिक आंदोलन के रूप में जो है जो गतिविधियां चलाई जाती है इस अभियान के तहत, उसके वजह से समाज में लोगों के मन मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है और उससे जुड़ते हैं लोग। हर लोकेशन पर जो है इसका सेलिब्रेशन होने लगता है। रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, शहर हो, देहात हो, गाँव हो, तो पूरा एक जो है व्यापक जन आंदोलन का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से जो है सामाजिक प्रभाव डालता है व्यक्ति पे, और जब कई व्यक्तियों पे ऐसा डाल देता है तो लोगों की सोच बदलती है कि भाई सफाई रखना चाहिए। विज्ञापनों के द्वारा सामाजिक प्रभाव पड़ता है। टीवी में अमिताभ बच्चन जी का आता है तमाम क्लीन इंडिया मिशन, तो विज्ञापन के थ्रू जो है सामाजिक प्रभाव लोगों पे पड़ता है। जो चीज़ें विज्ञापन में बताई जाती है लोग उसको एडॉप्ट करते हैं। रैली में शामिल होना और सेल्फ स्टिमुलेट करके अपने आप को भी समझना कि भाई चार आदमी कर रहा है, मेरे पड़ोस में गंदगी नहीं कर रहा है, बाहर शौच के लिए नहीं जा रहा है, तो मैं भी देख के करूं। तो सामाजिक प्रभाव ऐसे पड़ता है। सेल्फ रेस्पेक्ट और स्टेटस चेंजिंग। सेल्फ रेस्पेक्ट क्यों है कि भाई उसे लगता है कि भाई मेरा भी तो कुछ सम्मान है, आत्मसम्मान है। वो खुद उसको देख करके जो पड़ोसी अगर वो टॉयलेट के लिए बाहर नहीं जा रहा है तो ये भी देख करके कुछ सीखता है कि भाई हमारे भी तो कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट है, हमारे घर की भी बहु बेटियां हैं। तो सामाजिक स्टेटस, दूसरा जो शब्द था सामाजिक स्टेटस में फर्क आने के संभावना, फर्क आने के डर से भी आदमी इस अभियान के साथ इसकी बातों को एडॉप्ट करने लगता है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि किस सामाजिक प्रभाव समझाना बुझाना स्वच्छ भारत अभियान की किस प्रकार योगदान करता है। तो सामाजिक प्रभाव इस तरीके से योगदान करता है, समझ गए। अब समझाना बुझाने का कितना फर्क पड़ता है, ये एक दूसरा शब्द दिया है, आप दोनों को अलग अलग करके बताइएगा। समझाने बुझाने का है कि एक तो व्यक्ति को खुद गिल्ट फीलिंग होने लगती है कि यार मैं ही गंदगी किया, मुझे चार्ज कर दिया स्टेशन पे। पड़ोस बगल वाला देख रहा है कि इसने कूड़ा फेंका, किसी ने पकड़ लिया, कहा पर 500 रुपये की पर्ची काटो। तो वो अपने आप को भी समझाने बुझाने लगता है, अपने आप को रेशनलाइज करने लगता है, या जो अथॉरिटी है वो उसको बताती है कि भाई देखो दूसरी बार करोगे तो छोड़ूंगा नहीं, इस बार तो छोड़ दिया, दूसरी बार कचरा करते हुए पाए गए तो डबल दंड देना पड़ेगा। तो गिल्ट फीलिंग आती है आदमी में, क्योंकि उसको बताया जाता है तो उसे लगता है कि मैं गलत कर दूँ। दूसरा जो है फीलिंग्स जो है उसको खुद भी हाइजीनिक और हेल्थ के बारे में होने लगती है दूसरे को देख करके। तो उसको समझाया जाता है कि भाई ऐसा न करो, तो उसका भी कुछ अपना ईगो है जो जागृत होता है कि भाई मुझे अब ये लोग समझा रहे हैं। बताइए कितनी अजीब बात है, छोटे छोटे बच्चे समझा रहे हैं आकर के कि अंकल जी आप कूड़ा मत फैलाइए। पेनाल्टी का भी एक डर होता है कि भाई ठीक से अगर गंदगी फैलाओगे स्टेशन पे या सार्वजनिक जगहों पे या घर में तो आपके ऊपर अर्थदंड लगाया जाएगा, सामाजिक रूप से बहिष्कार भी कर दिया जाएगा। तो उससे भी डर पैदा होता है मन में, और दूसरे के सामने अपनी बेइज्जती किसी को भी बर्दाश्त नहीं होती जब उसको कोई ये समझाता है कि आप इतने बड़े हो गए और आपको तमीज़ नहीं है, आपने केले का छिलका खाया और बच्चे को यहीं शौच करा दिया प्लेटफॉर्म पे। तो ये इस तरीके से परसुएशन से लोगों में एक हैबिट डेवलप होती है और वो जो है इस प्रकार की गंदगी करने से बाज आते हैं।
अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5A। ये कह रहा है कि विधि एवं आचार नीति मानव आचरण को नियंत्रित करने वाले दो उपकरण माने जाते हैं ताकि आचरण को सभ्य सामाजिक अस्तित्व के लिए सहायक बनाया जा सके। चर्चा कीजिए कि इस उद्देश्य की किस प्रकार पूर्ति करते हैं। उदाहरण देते हुए बताइए कि दोनों अपने उपागमों में किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न। बिल्कुल सही सवाल है। इंग्लिश में देख लीजिए, लॉ एंड एथिक्स आर कंसीडर्ड टू बी द टू टूल्स फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट सो एज टू मेक इट कंड्यूसिव टू सिविलाइज सोशल एग्जिस्टेंस। डिस्कस हाउ दे अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल सही बात है। देखिए ये कह रहा है, पहला कह रहा है विधि और दूसरा कह रहा है इथिक्स। सॉरी, विधि का मतलब आप जानते ही हैं, जो सेट ऑफ रूल्स है जो कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा लागू किया जाता है, जो कोडिफाइड होता है, जिसको संहिताबद्ध किया गया होता है मैनुअल में, निर्देशिका में, संविधान में, किसी भी नियम नियमावली में, तो उसको बोलते हैं आप विधि। और दूसरा है एथिक्स। ये किसी भी किताब में सिर्फ लिख दिया जाता है और इसको लागू करने के लिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं होती है। इसको लागू करने के लिए आप होते हैं और आपका परिवार होता है और आपका समाज होता है, वही सब जो है लागू करवाता है इसको। तो दोनों में फर्क इतना है। और ये कह रहा है कि दो उपकरण है ये अलग अलग, विधि और आचार नीति, किसके लिए? ताकि आचरण को सभ्य सामाजिक अस्तित्व के लिए सहायक बनाया जा सके। मानव आचरण, वाह जी वाह, बिल्कुल सही बात है। आदमी का ह्यूमन कंडक्ट, उसका बिहेवियर को कंट्रोल करना है, तो विधि से कैसे कंट्रोल होगा? उसको सबसे बड़ा डर होगा कि भाई कानून का पालन नहीं करेंगे तो हमें जेल की सजा हो जाएगी, तो इस डर से वो करता है। दूसरा, दंड का भय रहता है उसे कि दंड मिलेगा तब जो है दिक्कत में फंस जाएंगे, तो ये इसके वजह से कानून का पालन करता है। तीसरा जो है, इसको लागू करने के लिए एक कोई ना कोई सरकारी एजेंसी होती है, इंस्टीट्यूशंस होता है। उसके बाद जो है इसमें कोर्ट ऑफ लॉ होता है जहाँ पे आपके ट्रायल और ये सब चीज़ें की जा सकती है। एथिक्स में जस्ट उल्टा है, इसको कहीं कोडिफाइड नहीं किया गया है, इसके लिए कोई जो सेट ऑफ रूल्स लिखित नहीं है। इसमें सिर्फ सोशली रिप्रिमांड, दिग्दंड दिया जा सकता है और पाप पुण्य की संकल्पना रहती है कि भाई अगर हम गलत करेंगे तो नरक में जाएंगे, भगवान नाराज हो जाएंगे, गॉड फियरिंग फैक्टर होता है। तो ये सब बातें से आदमी डरता है और डरने के लिए दोनों जो है एक टूल है, एक लिखित है एक अलिखित है। अब कह रहा है इसमें कि ये चर्चा कीजिए कि इस उद्देश्य की किस प्रकार पूर्ति करते हैं। तो पूर्ति तो दोनों करते ही हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि समाज कैसा है। अगर समाज जो है ट्रेडिशनल है तो वो लॉ के बजाय आचार संहिता, जो नृजातीय समूह है, एथनिक ग्रुप है, वहाँ पे लॉ के बजाय आचार संहिता से सबसे ज़्यादा जो है इफेक्टिव कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर पे होता है। और जो आधुनिक समाज है उनको आचार नीति से डर नहीं लगता, उनको विधि से डर लगता है। तो ये दोनों में फ़र्क यह है कि ये डिपेंड करता है कि समाज की संरचना कैसी है। अगर ओपन समाज है, खुला समाज है, आधुनिक समाज जिसे कहते हैं, सभ्य समाज कहते हैं तथाकथित, तो उस सब में विधि का सबसे ज़्यादा प्राइम फैक्टर है, उसमें आचार नीति का योगदान कम है। और अगर बंद समाज है, एथनिक समाज है, क्लोज सोसाइटी है, जो वहाँ पे एथिक्स का ज़्यादा रोल होता है और लॉ का रोल कम होता है। इस तरीके से उद्देश्य की पूर्ति होती है। और दोनों अपने उपागमों में किस प्रकार भिन्न कह रहा है, हाउ द टू डिफर इन देयर अप्रोचेज। उदाहरण देना है तो आप उदाहरण दे दीजिए कि एक व्यक्ति ने कोई काम एक्स गलत किया, सपोज उसने जो है कहीं पे क्या गलत काम किया जिससे जो है उसको दंड मिला, सपोज एग्जाम में नकल करते हुए पकड़ा जाना। तो अगर एक आदमी समाज में, एक लड़का व्यक्ति है, स्टूडेंट समाज में कोई नकल कर रहा है, गलत काम कर रहा है, कॉपी कर रहा है एग्जामिनेशन हॉल में, तो उसको दंड देने के लिए जो प्रक्रिया होगी वो विधि की होगी, लॉ की होगी। लॉ के हिसाब से उसको जो है FIR होगा, अगर कानूनी रूप से गलत है, एक्ट में दिया हुआ है तो उसको FIR होगा, उसको जेल होगी, उसका ट्रायल होगा। और आचार नीति कैसे करेगी कि उसको इस बात का डर सताता रहेगा एथिक्स का कि भाई मैंने जो है नकल करके पास किया है, कहीं ये भेद खुल न जाए। और जब वो नौकरी में आ भी जाएगा तब भी इस बात का डर सताता रहेगा, भले वो न पकड़ा गया हो,
कि यार मैंने तो किसी की नकल किया या मैंने किसी की हेरा फेरी करके कॉपी बदल दी वगैरह वगैरह। मैंने तो अपने रोल नंबर की जगह किसी और जो ट्रायल जिसका करना था उसका रोल नंबर लिखा, मेरी जगह पे प्रॉक्सी कैंडिडेट बैठा, या उसने नकल किया, तो उसको ये डर सताता रह गई कहीं री एग्ज़ाम हो गया, री एवेल्युएशन हो गया, कहीं ये भेद खुल गई तो मैं तो यार बर्बाद हो जाऊंगा। तो इस प्रकार से वो इस अनएथिकल प्रैक्टिस करने की वजह से जिंदगी भर के लिए जो है अपने आप को डर के, फियर ऑफ माइंड में, स्टेट ऑफ फियर के उसमें जो है पड़ा रहेगा। तो इस तरीके से उदाहरण दे दीजिए दोनों में किस प्रकार से भिन्न है कि अगर इसमें पकड़ा गया तो तुरंत कार्रवाई कोर्ट ऑफ लॉ में होगी, और नहीं पकड़ा गया तो एथिकली अपने आप को गिल्ट कॉन्शियस उसको पूरी ज़िंदगी नौकरी में रहते हुए चलती रहेगी और अपने आप को दंडित महसूस करता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।